ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 34 पिछड़ापन दूर करने में परिवार अग्रणी रहें। पिछले दिनों मनुष्य समाज के जिन दो वर्गों का बेतरह शोषण उत्पीड़न हुआ है, उनमें एक है नारी, दूसरा है अछूत मनुष्य। उन्हें मनुष्य जाति की सदस्यता से भी एक तरह से वंचित किया गया है। उनके जन्मजात अधिकारों को इस तरह पददलित किया गया है कि न्याय और नीति को लज्जा से सिर झुका लेना पड़ता है। नर और नारी की मूलभूत सत्ता में कोई अंतर नहीं। दोनों ही एक पक्षी के पंख हैं, एक प्राणी के दो पैर, दो हाथ हैं। न इनमें कोई छोटा है न बड़ा, न किसी के अधिकार अधिक हैं न कम, न किसी का पद ऊंचा है न नीचा। दोनों की शारीरिक स्थिति में यत्किंचित अंतर है तो वह एक दूसरे से बढ़कर विशेषता उत्पन्न होने की दृष्टि से ही हैं। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। दोनों में से है कोई भी नहीं। किंतु इस स्वाभाविक स्थिति को पिछले दिनों अस्वीकार किया गया। पुरुष ने केवल अपने को श्रेष्ठ बताया तथा अपनी पाशविक सत्ता के बल पर अपनी सहचरी को पददलित भी कर दिया। उसके सामान्य और स्वाभाविक अधिकारों का अपहरण कर लिया। जिस तरह पशु को वह न्याय नहीं मिलता जो मनुष्य वर्ग के लोग आपस में देते हैं, उसी प्रकार नारी को भी उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया जो मनुष्य जाति के सदस्य होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए थे। उसी आतताई आतंक का फल है कि नारी को आज पददलित, प्रमुखापेक्षी, दीनहीन जीवन यापन करना पड़ रहा है। पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह आजीवन कारावास दंड पाए हुए कैदी की तरह उसे पुरुष की चेरी दासी, पैर की जूती बनकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। नर को हर प्रकार की छूट है और नारी पर हर प्रकार के बंधन। धर्म शास्त्रों से लेकर समाज व्यवस्था तक ने उन्हें पग पग पर पददलित स्थिति का समर्थन दिया। ऐसी स्थिति में यदि वह दिन दिन गई गुजरी स्थिति में गिरती विपन्नताओं से घिरती चली जाएं तो आश्चर्य ही क्या है। इस अन्याय का, शोषण उत्पीड़न का अंत होना ही चाहिए। न्याय
और विवेक के आधार पर आधारित नवयुग की आधारशिला समता और ममता की पृष्ठभूमि पर विनिर्मित होगी। नर और नारी की अनीति मूलक असमानता स्वीकार न की जाएगी। न्याय और कानून दोनों के लिए एक समान होगा। जो प्रतिबंध एक पर लागू होंगे वे ही दूसरे को भी स्वीकार करने पड़ेंगे। जो सुविधा एक चाहेगा वही दूसरे को भी देनी चाहिए। लिंग भेद के आधार पर चल रही वर्तमान विषमता को निरस्त होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जाति पाति के नाम पर चल रही ऊंच नीच की अंधेर गर्दी का भी अंत होना है। भ्रष्ट दुराचारियों को पतित घोषित किया जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार हो, उन्हें अछूत समझा जाए तो कोई बात समझ में भी आती है। पर यदि किसी वंश परिवार में जन्म लेने मात्र से किसी को ऊंच किसी को नीच घोषित किया जाए तो यह सर्वथा अविवेक युक्त अनीति मूलक मान्यता ही कही जाएगी। पिछले दिनों हिंदू समाज में यह अन्याय भी खूब चला है तथा कथित छोटे वंश में जन्म लेने के कारण श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव युक्त सज्जनों को भी नीच अछूत माना जाता रहा है और उन्हें पग पग पर तिरस्कृत किया जाता रहा है। दूसरी ओर समस्त विशेषताओं से रहित अमुक वंश में श्रेष्ठ माने जाने की मान्यता के आधार पर ऊंचे सम्माननीय कहे जाते रहे हैं। समय आ गया कि उन मूढ़ मान्यताओं का अंत किया जाए और जाति तथा लिंग के आधार पर प्रचलित ऊंच नीच की मान्यता को अंत किया जाए। युग निर्माण परिवार के स्त्री सदस्यों को यह विशेष कर्तव्य सौंपा गया है कि अपने पददलित वर्ग को ऊंचा उठाने में अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने वर्ग में सघन संपर्क बनाकर उसे ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अधिकाधिक योगदान करें। सुख सुविधाओं को लात मारकर वे नारी जाति के उत्कर्ष के लिए बढ़ चढ़कर बलिदान प्रस्तुत करें। इसी प्रकार युग निर्माण परिवार के तथा कथित अछूतों को यह कहा गया है कि अपने वर्ग में जितनी अच्छी तरह जितनी अधिक मात्रा में काम कर सकते हैं उतना दूसरे लोग नहीं कर सकते। उनमें से जिनमें जीवन हो, प्रकाश हो, उत्पीड़न के प्रति दर्द विद्रोह हो, वे भी निजी सुख सुविधाओं की योजना न बनाएं, वरन पिछड़े वर्ग में प्रगतिशीलता उत्पन्न करने के लिए अपनी समस्त योजनाओं को साधनों को समर्पित कर दें। पुरुष का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे नारी उत्कर्ष में अतिरिक्त योगदान देकर पिछले दिनों किए गए अन्याय का प्रायश्चित करें। इसी प्रकार सवर्ण लोगों का कर्तव्य है कि तथाकथित अछूतों की पिछले दिन
लांछित किया गया है, उतनी ही अधिक सुविधाएं उन्हें ऊंचा उठाने तथा आगे बढ़ाने के लिए प्रदान करें। नीचे वाले ऊपर उठने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दें और ऊपर वाले पूरा सहारा देकर उन्हें ऊपर उठाएं। तभी वर्तमान विषमता का अंत हो सकेगा। न्याय और नीति की परिस्थितियां तभी बनेंगी। पार्ट 34 समाप्त।